हम सभी लोगों ने कई बार टीवी एडवर्टीजमेंट्स में म्यूचुअल फंड के बारे में समझा है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ऐसी लाइन तो हमें सबको याद ही हो चुकी है, लेकिन हमेशा जब भी हम म्यूचुअल फंड का ये एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है? क्या इसमें स्टॉक मार्केट से कम रिस्क है? और अगर कम रिस्क है तो क्यों सभी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते? क्यों स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है? क्या म्यूचुअल फंड एक सेट रेट ऑफ रिटर्न, एक हर महीने इतनी इनकम दे सकता है, कांस्टेंट इनकम दे सकता है? क्या इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता? म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली होता क्या है? आज के इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के 6th सेशन में हम आज कंप्लीटली म्यूचुअल फंड के बारे में समझने वाले हैं। म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को कैसे इनकम मिलती है। 3 प्रकार से म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को इनकम दी जाती है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 4th कि म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, ये हम बात करेंगे। और 5th की म्यूचुअल फंड की कितनी क्लासेस होती हैं, ये सभी चीजें हम डिटेल में समझने वाले हैं। और स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, कौन सा बेहतर है, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है, किसमें रिस्क ज्यादा है, किसमें कम है, ये सभी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर तो आप में इन सभी में से कोई एक टॉपिक पे आप सीधा जाना चाहते हो तो आप नीचे दी गए टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके सीधा उस वीडियो के सेक्शन में जा सकते हो। नमस्कार, आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं शुभम बिष्ट आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है TYSM स्टॉक इन्फो। आज हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का 6th वीडियो कर रहे हैं। तो अगर आप सीधा इस वीडियो पे आए हैं और आप स्टॉक मार्केट के बारे में और जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कंपनीज क्यों करती है, स्टॉक मार्केट में कंपनीज क्यों रजिस्टर होती हैं, कितने प्रकार के स्टॉक मार्केट होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, अगर आप ये सभी चीजें विस्तार में जानना चाहते हैं तो आप सीधा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के पहले वीडियो पे चले जाइए और वहां से आप लाइन बाय लाइन सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अच्छी तरह से पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब चलिए शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। क्या होता है म्यूचुअल फंड? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट साइकिल, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल मान लीजिए, एक ऐसा पहिया है जिसमें बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं। एक फंड इकट्ठा होता है, पूल बन जाता है फंड्स का। बहुत सारे इन्वेस्टर्स सभी एक जगह पे फंड डालते हैं और उस फंड को प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ऐसे प्रोफेशनल जो कि कई सालों से स्टॉक मार्केट को समझते आ रहे हैं, ट्रेड करते आ रहे हैं और रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वो लोग इस एसेट को, इस पूरे व्हीकल में जितना जो पूल अमाउंट है, जो टोटल फंड इकट्ठा हुआ है, उसको किसी सिक्योरिटीज की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। अब वो सिक्योरिटीज स्टॉक्स भी हो सकता है, बॉन्ड्स भी हो सकता है, अलग अलग कमोडिटीज भी हो सकती हैं, किसी भी एसेट क्लास के थ्रू उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। अब मान लीजिए अगर तो उसको स्टॉक्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया तो उसको कहेंगे इक्विटी फंड, अगर उसको बॉन्ड्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया तो उसको कहेंगे फिक्स्ड इनकम फंड। इसी तरीके से उस पूल के जो अमाउंट है, बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला और उस पैसे को एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर, जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसपे हम बिलीव कर सकते हैं, हम जैसे इन्वेस्टर्स हो सकता है 1 साल 2 साल 5 साल तक ट्रेडिंग करें, लेकिन पैसिव वे में, हमारी एक्टिव जॉब कुछ और है लेकिन हम पैसिव में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनकी जॉब में ही है समझना और इन्वेस्टमेंट करना, जो इतने सालों से एक्टिवली सिर्फ यही करते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको इस फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसे ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपके इस फंड को अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्ट कर देते हैं और उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में उस पैसे को किन किन क्लासेस में डाइवर्ट किया है, उतने अलग अलग टाइप्स बन जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बन सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बताऊं, एग्जांपल मान लीजिए कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने गोल्ड पे भी इन्वेस्टमेंट किया है और जिसने एक स्टॉक, लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये स्टॉक्स का और कमोडिटीज का साथ में मिलाकर एक म्यूचुअल फंड बन गया। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, अब मान लीजिए इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं,
स्टॉक्स का जो परसेंटेज ऊपर नीचे होता है तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन का परसेंटेज ऊपर नीचे बताता है। यानी कि जो भी शेयर का प्राइस है अगर वो 2% डाउन जाता है तो मार्केट कैप में भी 2% की गिरावट आती है। वैसे ही म्यूचुअल फंड भी एक कंपनी भी है और एक इन्वेस्टमेंट भी है। जैसे हम जैसे डिक्सन में इन्वेस्ट करते हैं या हमने रिलायंस में इन्वेस्ट किया तो रिलायंस में हमारी एक पार्शियल ओनरशिप हो जाती है, यानी कि हमने एक इन्वेस्टमेंट भी किया और वो एक कंपनी भी है। वैसे ही म्यूचुअल फंड भी एक इन्वेस्टमेंट भी है और एक कंपनी भी है। तो अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम म्यूचुअल फंड का एक शेयर लेते हैं। हम गोल्ड का शेयर या फिर हम डिक्सन का या फिर हम रिलायंस का शेयर नहीं ले रहे, हम उस म्यूचुअल फंड का एक शेयर ले रहे हैं। जैसे एक शेयर का एक शेयर प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू होती है, जिसे कहते हैं नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, NAVPS। और ये नेट एसेट वैल्यू पर शेयर कैसे निकाली जाती है? नेट एसेट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू उस फंड में, उस व्हीकल के पूरे फंड को कहां डाइवर्ट किया है, टोटल एसेट, टोटल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, कितना मूल्य है, कितने सिक्योरिटीज में डाइवर्ट किया गया है उसका टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितनी है। अगर स्टॉक्स में लगाया है, मान लीजिए 2 लाख रुपए स्टॉक्स में लगा दिए, वो पूरे एसेट वैल्यू का 2 लाख रुपए स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं वो भी मान लेते हैं 2 लाख रुपीस है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इज इक्वल्स टू 1, तो उसका नेट एसेट वैल्यू हो जाएगा 1 रुपीस। तो ये इस तरीके से हमारा नेट एसेट वैल्यू निकाला जाता है। अब अनलाइक स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड नहीं होते हैं, उसको दिन भर में हम खरीद या बेच नहीं सकते। ये सिर्फ दिन खत्म होने के बाद आफ्टर ट्रेडिंग डे एक बार इसकी नेट एसेट वैल्यू चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि मान लीजिए ये जो पूल अमाउंट है इसको किसी स्टॉक्स की तरफ और कमोडिटीज की तरफ डाइवर्ट कर दिया। अब हो सकता है दिन भर में स्टॉक्स तो ट्रेड होते ही है, हो सकता है उस कंपनी में कुछ गिरावट आई या हो सकता है उस इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में कुछ नए चेंजेस आए, तो वहां उस वजह से हमारे म्यूचुअल फंड का जो नेट एसेट वैल्यू है उसमें भी चेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो टोटल इक्विटी वैल्यू है, टोटल जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो भी कम ज्यादा होगी, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, डिनोमिनेटर, वो तो सेम रहेगा। तो अगर वो वैल्यू बढ़ती है तो नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर वो वैल्यू कम होती है, मार्केट गिरता है, तो ये जो नेट एसेट वैल्यू है ये भी कम होने वाली है। तो इसको म्यूचुअल फंड को आप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड तो नहीं कर सकते, लेकिन डे एंड होने के बाद उसको परचेज या फिर सेल कर सकते हैं। अब इसके कई सारे फायदे आपके माइंड में आ रहे होंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपको रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, यानी कि अलग अलग एसेट में आपका जो पैसा है वो अलोकेट हो रहा है। कुछ पैसा आपका इक्विटी में जा रहा है, कुछ पैसा कमोडिटीज में जा रहा है, कुछ पैसा आपका बॉन्ड्स में जा रहा है। तो ये जो पैसा डाइवर्ट हो रहा है इसमें रिस्क भी डाइवर्ट होता है। तो कल को जाके अगर कोई एक सेक्टर डाउन होता है तो उसमें आपका पूरा पोर्टफोलियो वैल्यू डाउन नहीं होगा। इस तरीके से आपका रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। इसका एक छोटा डिसएडवांटेज भी है कि जितना आपको रिटर्न स्टॉक मार्केट में मिल सकता है उतना ही ज्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड में एक बारी में नहीं मिलता, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जितना कम रिस्क है उसमें रिटर्न भी उतना कम होता है, लेकिन होता जरूर है। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कितने प्रकार से पेमेंट करता है, कैसे कैसे जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको कैसे पैसा मिलता है, वो कैसे कमाते हैं। पहला, अगर म्यूचुअल फंड का जो फंड है उसको किसी ऐसे स्टॉक्स की तरफ डाइवर्ट किया है जो कि डिविडेंड्स देते हैं, तो जब जब डिविडेंड का पेमेंट आता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उन सभी इन्वेस्टर्स में जो कि उस म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डर्स हैं। इसी तरह अगर उस पूल अमाउंट को बॉन्ड्स की तरफ इन्वेस्ट किया जाता है तो बॉन्ड्स के मैच्योर होने पे भी एक अमाउंट मिलता है, इंटरेस्ट बॉन्ड्स का अलग से मिलता रहता है। तो जो बॉन्ड्स का इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है, जो डिविडेंड्स स्टॉक्स के थ्रू मिल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है, ये इनकम को भी इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है जो कि उस म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डर्स होते हैं। इसके बाद दूसरा केस है जिसपे इन्वेस्टर्स अर्न करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि उस म्यूचुअल फंड में जितना भी एसेट है, जितना फंड है, उसको ऐसे स्टॉक में डाइवर्ट किया जिसका प्राइस इंप्रूव हो गया, उसका स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स अक्सर ऐसा करते हैं कि उस स्टॉक को बेच के दूसरा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स परचेज कर लेते हैं।
तो जब प्राइस अप हुआ और पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने उसको सेल किया तो जितना प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड से वो सभी इन्वेस्टर्स को बांट दिया जाता है। ये दूसरा तरीका है जिससे इन्वेस्टर्स जो कि म्यूचुअल फंड के होते हैं वो लोग अर्न करते हैं। थर्ड मेथड, अगर ये सेकेंड मेथड से मिलता जुलता है, मान लीजिए स्टॉक प्राइस ऊपर गया और पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने उसको सेल नहीं किया, तो इस केस में आप समझ सकते हैं उस नेट एसेट वैल्यू में क्या चीज इंप्रूव होगी, न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से नेट एसेट वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर म्यूचुअल फंड होल्डर जो है उसने देखा कि एनएवी वैल्यू इंप्रूव हो गई और उनको सेल करने का मन हुआ तो उसको सेल भी कर सकते हैं, तो जितना एनएवी वैल्यू इंप्रूव हुआ वो उनका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन तीन तरीके से इन्वेस्टर्स इससे पैसा कमाते हैं एक्स्ट्रा वे में। ये हो गया आपका मनी अर्निंग मेथड। कुछ कुछ लोगों को ये भी डाउट था कि म्यूचुअल फंड कंपनीज में एग्जैक्टली कौन कौन लोग होते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज में एक अटॉर्नी होते हैं, कुछ लॉयर्स को रखा जाता है जिससे गवर्नमेंट की सभी पॉलिसीज को अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सके, कुछ एनालिस्ट को रखा जाता है जिससे मार्केट के मूवमेंट्स को, नई नई न्यूज को सही तरीके से जज कर सकें, और कुछ अकाउंटेंट्स को रखा जाता है जिससे नेट एसेट वैल्यू का सही कैलकुलेशन हो पाए, डेली बेसिस पे नेट एसेट वैल्यू सही तरीके से कैलकुलेट हो पाए। तो इन सभी लोगों को मिलाकर म्यूचुअल फंड कंपनीज बनती है, और जो मेन पोर्टफोलियो मैनेजर है आप उनको सीईओ मान सकते हो। ये लोग मिलकर एक पोर्टफोलियो, एक म्यूचुअल फंड कंपनी बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर देयर इन द स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में हम इन टोटल 8 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इक्विटी फंड से। इक्विटी फंड यानी कि जैसे ही इसका नाम ही बता रहा है, जो भी पूल अमाउंट है, जितने भी इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया और वो जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, उन पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने पूरा फंड इक्विटी की तरफ ही डाइवर्ट कर दिया। इक्विटी फंड्स में भी अलग अलग डाइवर्जन हो सकते हैं, जैसे कि साइज के बेसिस पे और ग्रोथ एस्पेक्ट्स के बेसिस पे। साइज के बेसिस पे कैसे? कंपनीज स्मॉल कैपिटलाइजेशन भी होती हैं, लार्ज कैप कंपनीज भी होती हैं, मिड कैप कंपनीज भी होती हैं। तो ये साइज एलोकेशन हो गया कि कुछ पैसा उन्होंने स्मॉल कैप में डाल दिया, कुछ पैसा उन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में डाल दिया और कुछ पैसा उन्होंने मिड कैप कंपनीज में डाल दिया। अब ये साइज एलोकेशन के अलावा ग्रोथ एस्पेक्ट्स के बेसिस पे भी इन्वेस्टिंग होती है, जैसे कि कुछ वैल्यू स्टॉक्स होते हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, जो बहुत वैल्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक मार्केट इन्वेस्टर्स ने उन्हें सही तरीके से रेट नहीं किया है, तो ये वैल्यू स्टॉक्स हो गए। कुछ ग्रोथ स्टॉक्स हो जाते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स का पीई बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी होती है कि बाकी सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका प्राइस और ज्यादा नियर फ्यूचर में होने वाला है। तो हो सकता है ग्रोथ स्टॉक्स में उन्होंने डाल दिया, या वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, या फिर ब्लेंड यानी कि वो कंपनीज जो ना तो वैल्यू स्टॉक है और ना ही ग्रोथ स्टॉक है। तो ऐसे ग्रोथ एस्पेक्ट्स के बेसिस पे कुछ कंपनीज जो कि इनकम ओरिएंटेड होती है, कुछ कंपनीज जो कि एडवांस, जो एग्रेसिव ग्रोथ वाली कंपनीज होती हैं, तो ऐसे ग्रोथ एस्पेक्ट्स बेसिस पे भी इक्विटी को डिवाइड किया जाता है। तो ऐसा फंड, ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि पूरा एसेट वैल्यू इन इक्विटीज में डाइवर्ट कर देता है, तो उसे कहेंगे इक्विटी फंड्स। अब इसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है हमारा इनकम फिक्स्ड फंड्स। इसको इनकम फंड भी कहा जाता है या फिक्स्ड इनकम फंड्स के नाम से भी आप इसको समझ सकते हो। फिक्स्ड इनकम फंड्स यानी कि ये मोस्टली रिटायरीज के लिए होता है, जो लोग रिटायर हो जाते हैं या जिन्हें एक फिक्स्ड इनकम चाहिए होती है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि एक म्यूचुअल फंड से एक फिक्स्ड इनकम, एक सेट रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान रिटायर हो चुका है और उसे हर महीने कुछ एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्या करेंगे, इस फंड को बॉन्ड्स की तरफ डाइवर्ट कर देंगे और हाई क्वालिटी बॉन्ड्स, जैसे कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या फिर हाई गुड क्वालिटी कॉर्पोरेट कंपनीज, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे। उससे क्या होता है कि ये कभी भी पैसा डूबने के या फिर रिस्क के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बॉन्ड्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये हाई क्वालिटी बॉन्ड्स तो अलग हो गए, इसमें हाई यील्ड जंक बॉन्ड्स भी आते हैं। हाई यील्ड जंक बॉन्ड्स यानी कि उसमें रिटर्न तो बहुत अच्छा मिलने के चांसेस हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। तो ये फिक्स्ड इनकम फंड्स यानी कि ऐसे फंड्स जिसमें एक सेट रेट ऑफ रिटर्न मिलता है या फिर मिलने की गुंजाइश होती है कि हमें हर एक इतने इतने इंटरवल पे, क्योंकि बॉन्ड्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट देते हैं। आपने ये समझ लिया था कि बॉन्ड्स
हमेशा इंटरेस्ट देते हैं। अब इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, वो इन्वेस्टर्स को, जिन इन्वेस्टर्स ने भरोसा करके उस म्यूचुअल फंड के शेयर्स लिए हैं, उन सभी में उस इंटरेस्ट को बांट देते हैं। तो इसलिए एक फिक्स्ड सेट रेट ऑफ रिटर्न उनको मिलता रहता है एज पर द पीरियड ऑफ टाइम। जितना भी उनका अलॉटमेंट टाइम रहता है उतने टाइम तक उनको उसका रिटर्न मिलता रहता है। तो इसको बॉन्ड फंड भी कहा जाता है, फिक्स्ड इनकम फंड भी कहते हैं, और इनकम फंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब थर्ड फंड्स की बात करते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल फंड्स। इंटरनेशनल फंड्स और ग्लोबल फंड्स, इसको आप समझ लीजिए। इंटरनेशनल फंड्स यानी कि ऐसा एसेट एलोकेशन जो कि आपकी होम कंट्री से बाहर हो रहा है, बाहर देश में हो रहा है। आपकी होम कंट्री को छोड़ के हर देश में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन आपकी होम कंट्री में नहीं करेंगे, वो होता है इंटरनेशनल फंड्स। दूसरा आता है ग्लोबल फंड्स। ग्लोबल फंड्स यानी कि एवरीवेयर अराउंड द ग्लोब, कहीं पे भी, आपकी होम कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में भी हो सकता है, किसी दूसरे शहर में भी हो सकता है, कहीं पे भी किसी भी कमोडिटी में, किसी भी इक्विटी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप इसका ब्रॉड नेचर समझ सकते हैं कि कितना वाइड नेचर है इसका, कितना ज्यादा रिस्क डाइवर्सिफाइड हो चुका है कहीं पे भी। अब इसका एक एडवांटेज भी है जिसका एक डिसएडवांटेज भी है। मान लीजिए किसी ऐसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो गया जहां पर पॉलिटिकल बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, जहां पर रिसेशन बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो वहां पर रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि एक म्यूचुअल फंड है इसलिए रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो उतनी चिंता लेने की जरूरत नहीं होती है। बट वहीं पे अगर कोई एक्टिवली मैनेज फंड है, तो एक्टिवली मैनेज फंड ऐसी जगह पे ज्यादा रिटर्न दे सकता है जहां पे चीजें हमारे हाथ में है, जहां पर हम ज्यादा अच्छी तरीके से एनालाइज और प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कोई फंड अगर हमारे देश में इन्वेस्ट हुआ है तो हम अपने देश को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसकी न्यूज हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और प्रिडिक्शंस और तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर फंड किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट हुआ है तो वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ, वहां की पॉलिटिकल ग्रोथ किस तरीके से हो रही है वो समझ में नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो ये था इंटरनेशनल और ग्लोबल फंड। अब तीसरे तरीके के फंड के बारे में बात करते हैं जिसे कहते हैं बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड यानी कि एक ऐसा एसेट एलोकेशन, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो अपने पोर्टफोलियो का पूरा अमाउंट अलग अलग एसेट क्लासेस में, हाइब्रिड एसेट क्लासेस में डाइवर्ट कर देता है। यानी कि थोड़ा सा स्टॉक्स में डाल दिया, थोड़ा सा कमोडिटीज में डाल दिया, थोड़ा बॉन्ड्स में डाल दिया, ऐसा हर जगह एलोकेट कर देना। हाइब्रिड एसेट क्लासेस में एलोकेट अगर होता है फंड तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड को एसेट एलोकेशन फंड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अलग अलग एसेट्स पे हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, सेक्टर्स में नहीं, रीजन्स में नहीं, पूरा एसेट ही अलग कर दिया। स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा फंड डाल दिया हमने, कमोडिटीज में गोल्ड का या क्रूड ऑयल का थोड़ा हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ हमने लार्ज कैप कंपनीज का स्टॉक्स ले लिया। तो ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो कि अलग अलग एसेट्स में अपना फंड डाइवर्ट कर देते हैं उसको कहेंगे हम बैलेंस्ड फंड या फिर एसेट एलोकेशन फंड। एसेट एलोकेशन फंड के दो टाइप्स होते हैं, इसमें स्पेसिफाइड एलोकेशन भी होता है और डायनेमिक एलोकेशन भी होता है। स्पेसिफाइड एलोकेशन मतलब इन्वेस्टर ने कहा सर आपको जैसा पसंद है आप कर दीजिए, तो उसमें हमारे पास जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं उनको पता है, उनको थोड़ा एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर हम इन कंपनीज में डालेंगे तो इतना एक्सपेक्ट हम रेट ऑफ रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन फिर आता है डायनेमिक एलोकेशन। डायनेमिक एलोकेशन में इन्वेस्टर्स ने कहा कि नहीं सर हमें ऐसा ऐसा रिटर्न चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए और हम इतना रिस्क लेने को तैयार हैं। तो उस केस में एक अलग ही पोर्टफोलियो बनाया जाता है, एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, डायनेमिक तरीके से एक स्ट्रैटेजी को क्रिएट किया जाता है और इन्वेस्टर्स की डिमांड पे उस एसेट का एलोकेशन अलग अलग एसेट्स में उतना उतना परसेंटेज में होता है जितना वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, जिससे उसका इंटीग्रिटी मेंटेन हो पाए। जो इन्वेस्टर्स ने डिमांड करी है कि सर इतना रिस्क लेने को हम तैयार हैं, इस तरीके से आप अलग ही एक फंड स्ट्रैटेजी बना दीजिए, तो उनके लिए एक डायनेमिक एलोकेशन प्रकार किया जाता है। तो ये हो जाता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन फंड में एक्टिव ट्रेडिंग होती है, एक्टिवली उस फंड को मैनेज करना पड़ता है। एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है इन द सेंस कि वहां पे परसेंटेज जो रेशियो है एलोकेशन का, उस रेशियो को बार बार चेंज करना पड़ता है, जिससे जो हमने टारगेट लिया है पोर्टफोलियो का कि पोर्टफोलियो में इतना रिटर्न मिलना चाहिए, वो उसकी इंटीग्रिटी, उसका रिस्पेक्ट बना रहे और वो उतना रिटर्न हम ले पाए। इसीलिए ऐसा ना हो कि अगर एक सेक्टर ड्रॉप हो गया तो हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और उस पोर्टफोलियो में भी बहुत ज्यादा ड्रॉप आ गया।
तो ऐसे में उसको एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो को करना पड़ता है। फिर आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड के बारे में हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया था, जिससे आपको ये वाला वीडियो और इसका एक ब्रीफ अच्छी तरीके से मिल पाए। इंडेक्स फंड यानी कि वो फंड जो कि सीधा फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स की सभी सिक्योरिटीज को कॉपी कर लेते हैं, मिमिक कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, जिससे उसका स्ट्रक्चर और उसकी परफॉर्मेंस से इंडेक्स फंड मैच हो पाए। क्योंकि मार्केट हमेशा जीतता है और मार्केट से कंपेयर करने से अच्छा है, मार्केट से कॉम्पीट करने से अच्छा है कि हम मार्केट के साथ साथ जीतें। जहां मार्केट जाता है हम भी वहीं जाएं और हम भी वहीं जाके जीतें। तो मार्केट तो हमेशा ऊपर ही जाने वाला है, ये सोचते हैं इन्वेस्टर्स, और यही सोचते हैं मिस्टर वॉरेन बफेट, जिन्होंने ये इन्वेस्टमेंट का एक सजेशन लोगों को दिया है कि अगर जो लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ होती है, जो बाद के साल होते हैं जिसमें हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं रह पाती कि हम बाहर मार्केट में जाके उतनी मेहनत कर पाए जितना हम अभी कर रहे हैं, तो उन सालों के लिए जो फिक्स्ड इनकम मिल पाएगी हमें वो इंडेक्स फंड से अच्छी तरह से मिल सकती है। तो इंडेक्स फंड बहुत अच्छी तरीके से फाइनेंशियल जो बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स होता है, फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स होता है, उसके फंड्स को कॉपी कर लेते हैं, उसके सभी सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका एक सेम टू सेम मिमिक उनकी परफॉर्मेंस कॉपी हो जाती है और उतना ही रिटर्न मिलता है जितना मार्केट अर्न करता है। तो ये होते हैं इंडेक्स फंड और ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है। अब आते हैं मनी मार्केट फंड की तरफ। मनी मार्केट फंड एक वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। रिस्क तो होता है लेकिन कम होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स आते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न मिलता है। इसमें जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें जितना रिटर्न मिलता है उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से जितना मिलता है उससे थोड़ा कम, तो रिटर्न्स मिल जाता है और एक रिस्क फ्री रेट में आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन ये जस्ट एक नॉलेजेबल वीडियो है जिसमें आप समझ सकते हैं कि मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बाकियों के कंपैरिजन में कम रिस्कियर होती है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट फंड किया जाता है। अब बात करते हैं स्पेशलिटी फंड्स के बारे में। स्पेशलिटी फंड्स उतने ब्रॉड नेचर के नहीं होते, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। कुछ स्पेशल फंड्स हैं जैसे कि सेक्टर फंड। सेक्टर फंड क्या करेंगे कि कोई एक ही सेक्टर की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए रियल एस्टेट की ही 6 कंपनीज में उस फंड को एलोकेट कर दिया, बट इसमें इशू यहां आता है कि कभी भी अगर एक सेक्टर में गिरावट आती है तो उसकी सभी कंपनीज का रेट गिरते हुए हम देख सकते हैं, तो यहां पर रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। यानी कि ऐसा फंड जो कि पूरा टेक्नोलॉजी में ही इन्वेस्ट कर दे, या फिर पूरा कम्युनिकेशन सर्विसेज में इन्वेस्ट कर दे, या फिर पूरा रियल एस्टेट में कर दे, या फिर पूरा फार्मास्यूटिकल्स के अलग अलग कंपनीज में कर दे, तो वहां पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर्ड कि हम फार्मास्यूटिकल एंड टेक्नोलॉजी एंड अलग अलग सेक्टर्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहां रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो ये होते हैं सेक्टर फंड जो कि पूरा एक ही सेक्टर में अलॉटमेंट कर देते हैं। दूसरा आता है रीजनल फंड। रीजनल फंड काफी हद तक हमारा ग्लोबल फंड जैसा ही है। किसी एक रीजन में इन्वेस्टमेंट अगर करना हो तो उसको रीजनल फंड कहते हैं। रीजनल फंड यानी कि कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया, मान लीजिए एशियन कॉन्टिनेंट में हमें इन्वेस्ट करना है, तो उस पूरे फंड का जो अमाउंट है वो सब एशियन कॉन्टिनेंट की कंपनीज पे या कमोडिटीज पे ही होने वाला है। इसी तरीके से अगर किसी एक कंट्री में करना है, मान लीजिए हमें नॉर्थ अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहीं की सारी सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्टमेंट होने वाला है उस फंड का, तो उसे कहेंगे रीजनल फंड। फिर आता है सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड, जिनको एथिकल फंड्स भी कहा जाता है, जो एथिक्स को फॉलो करते हैं। ये फंड्स सिन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जैसे कि टोबैको हो गया, बेवरेजेस अल्कोहल हो गया, या फिर गन्स हो गई, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए। ऐसी कंपनीज, ऐसी इंडस्ट्री जो इसका मिलता जुलता सामान बनाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं किया जाता, वो कहलाते हैं हमारे सोशली रिस्पॉन्सिबल फंड्स। और लास्ट आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो और बनाने वाले हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जस्ट म्यूचुअल फंड की तरह उसी की तरह काम करते हैं, लेकिन ईटीएफ्स को स्टॉक्स की तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है। डेली बेसिस पे इसकी सुबह से शाम तक ट्रेडिंग होती है जैसे स्टॉक्स की होती है। तो ये था ईटीएफ। ये सभी थे आपके टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस किए।
आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड को और डिटेल में जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जरूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम बहुत जल्द आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, ख्याल रखिए अपना, अपने सभी चाहने वालों का। नमस्कार।